नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का सेट नंबर 14। अभी तक मैंने 13 सेट करा दिए हैं और आगे आने वाले 11 सेट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे वीडियो की लिंक आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आप पहले वाले सेशन को नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं, जिससे अभी जो मार्च मंथ में होने वाले 16 से 25 के बीच में जो एग्जाम है वहाँ पे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो बिना समय देरी किए आज का सेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेट की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वाले सेशन आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जब हम प्रकृति से कुछ उपजाते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से क्या आता है, जब हम पृथ्वी से मतलब प्रकृति से उपजाते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में अंदर आता है। अब जब हम लोग मशीन से किसी चीज का उत्पादन करते हैं या मशीन वगैरह बनाते हैं तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है ना, जब हम लोग सेवा करते हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह ये सब हो गया, ये सब सेवा के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र इनमें से कौन सा है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, डेयरी। हम लोग दूध वगैरह ये सब जो है हम लोग प्रकृति से लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डेयरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या है। दोस्तों, मैं सेट नंबर 13 में ये डिस्कस किया हूँ कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको हर एक सेट काफ़ी फायदा करेगा। अभी जो 16 से 25 एग्जाम है ना, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ अगर आप सारे सेट कर लेते हैं ना तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। मौसमी बेरोजगारी किसको बोलते हैं, इसको देखते हैं। ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्षा के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, उसे मौसमी बेरोजगारी करते हैं। क्यों, क्योंकि किसी मौसम में काम मिला, किसी मौसम में काम नहीं मिला, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है नगरीय क्षेत्र में पाए जाने वाली बेरोजगारी, इसको बोलते हैं हम लोग शिक्षित वाला बेरोजगारी। इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं, शिक्षित बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश तख्ता पलट है, डैश तख्ता पलट है। तो तख्ता पलट क्या होता है, जब जो सरकार है ना वो सरकार चलाने में असमर्थ हो जाती है, तब क्या करती है, जो उस देश की जो सेना है ना उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। या जो तख्ता पलट इस तरह से और बोलते हैं कि जब जो पार्टी सत्ता में है और अपोजिशन जो है क्या करती है, मंत्री लोग को अपने पास करके तख्ता पलट कर देती है। तो दोनों दोनों तरीके से तख्ता पलट होती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से हटा देना। क्या है, अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से हटा देना क्या होता है, तख्ता पलट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भी देख लेते हैं क्या बोला है। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून, ये क्या होता है ना, ये होता है मार्शल लॉ। सेकेंड ऑप्शन जो होता है ना वो मार्शल लॉ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका हमारा तख्ता पलट का क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1, अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से हटा देना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। ये किस सरकार में होती है, तो आप सभी जानते हैं लोकतांत्रिक सरकार में होती है। किसमें होती है, लोकतांत्रिक सरकार में होती है। देखते हैं, सरकार के लोकतांत्रिक रूप के एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि लोगों अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करते हैं। ठीक है, लोग अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं और उनमें अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। ठीक है, तो यह लोकतांत्रिक सरकार में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा एक राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, रक्षा मंत्री एवं सचिव। ठीक है, रक्षा मंत्री का सचिव, रक्षा मंत्री का सचिव जो है यह राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है। और क्या क्या हिस्सा होता है ये भी देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, यह तीनों कार्यपालिका का हिस्सा होता है, लेकिन जो उसका सचिव होता है ना वो नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नए राज्य का गठन डैश से होता है। भारत में नए राज्य का गठन डैश से होता है, तो क्या हो जाएगा, सरल बहुमत से होता है। क्या होता है, सरल बहुमत से होता है। देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करने या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने हेतु अधिकृत करता है। भारतीय संसद साधारणतः बहुमत द्वारा पारित किसी नियमों द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, भारतीय संसद का जो लोग होते हैं ना वो नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 42वां संवैधानिक संशोधन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 को हम लोग क्या जानते हैं, तो लघु संशोधन के नाम से भी जानते हैं, मतलब छोटा संविधान।
लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी छोटा संविधान। इसको देखते हैं। भारत के 42वें संविधान संशोधन को आधिकारिक रूप से संविधान 42वां संशोधन जो है अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के इतिहास में संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए और इसलिए इसे कभी कभी लघु संविधान बोल दिया जाता है, ठीक। प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ? बिहार के वैशाली जिले में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुजुल कैडफिसेस। कौन थे? कुजुल कैडफिसेस। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव कांचीपुरम थी, ठीक है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। तमिलनाडु का कांचीपुरम वर्तमान में कांची पल्लव वंश की राजधानी थी, ठीक है, जो कि 3वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य अस्तित्व में था, ठीक है। 3वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य में ये ज्यादा ही फेमस था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? इनमें से कौन सा वेद जो है सबसे प्राचीनतम है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम है। ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे प्राचीनतम वेद है। अन्य वेद है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। सजीव परंपरा द्वारा आरंभिक धार्मिक मूल पाठों का आज भी पूज्य माना जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका निर्माण आरंभिक वैदिक काल वेद के दौरान लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व में हुआ था। यह 10 पुस्तकों मंडलों में व्यवस्थित 1028 भजनों और 10,600 छंदों का एक संग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? उनके साथ मतलब कौन गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। कौन गया था? सरोजिनी नायडू। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सितंबर से दिसंबर के बीच में 1931 के दौरान वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। कब किया गया था? 1931 में किया गया था। कौन से टाइम में? तो सितंबर से दिसंबर के टाइम में, ठीक है। तो ये सबको तोड़ तोड़ के याद रखिएगा, जिससे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगी तो याद रहेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु को क्या बोला जाता है? तो इसे एडम्स सेतु बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसे एडम्स सेतु बोलते हैं। एडम्स सेतु चुना पत्थर रेतों की एक श्रृंखला है। यह सेतु श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट से दूर स्थित मन्नार द्वीप और तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्व तट से दूर पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, के मध्य में स्थित है। इसे राम सेतु या राम का सेतु के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो हमारा 13 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? एडम्स सेतु। आगे बढ़ते हैं। डेल वैली किस देश में स्थित है? डेल वैली किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। डेल वैली संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्या है? मृत घाटी। डेल वैली मतलब मृत घाटी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। मैं इसी तरह के और भी अन्य क्लासेस लेकर के अपने चैनल पे आते रहता हूं, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। दिन और रात अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। जब पृथ्वी के किसी स्थान पर सूर्य की किरणें पड़ता है तो वहां दिन होता है। जब वह स्थान सूर्य से दूर हो जाता है तो वहां रात हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? तो मैं पहले आपको चंद्र ग्रहण बताता हूँ। चंद्र ग्रहण कैसे लगा था? चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी की जो छाया है ना वो जाके चंद्रमा पे लग जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है, ठीक है। क्या होती है? चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तब जाकर के सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चंद्रमा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग है? इनमें से कौन सा पादप रोग है? तो साइट्रस कैंकर भी एक पादप रोग है। गेहूं की रस्ट भी एक पादप रोग है। भिंडी की पीज भी एक पादप रोग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाए ऑप्शन? तो सभी सही है, ठीक है। नींबू साइट्रस कैंकर भी एक पादप रोग, गेहूं की रस्ट पादप रोग और भिंडी की पीज भी पादप रोग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय समय पर गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? समय समय पर
मल गुद्दा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो निष्कासन बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो रोगाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोगाणु बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो मस्तिष्क के निकट स्थित है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? मस्तिष्क के निकट स्थित है। पीयूष ग्रंथि मटर के आकार के बराबर एक छोटा सा अंग है जो मस्तिष्क के तह बेस में पाया जाता है। शरीर का मास्टर ग्रंथि के रूप में यह कई हार्मोन उत्पन्न करता है जो शरीर को गति करते हैं, जो शरीर में गति करते हैं, निश्चित प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करते हैं या दूसरी ग्रंथियों को दूसरा हार्मोन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये भले मटर के दाने के बराबर है लेकिन ये काफी फायदा करता है शरीर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था? क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह डार्विन ने दिया था। क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? इनमें से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय मांसपेशिया। हृदय मांसपेशिया एक संयोजी ऊतक है। देखते हैं, कार्डियक मसल हृदय मांसपेशिया हृदय की भित्तियों में एक धारीदार मांसपेशिया है। यह मांसपेशियों के 3 मुख्य प्रकारों में से एक है, कंकाल मांसपेशी और स्मूथ मांसपेशिया। अन्य 2 मांसपेशिया है। ठीक है, कार्डियक मांसपेशिया ऊतक का निर्माण करती है। कार्डियक मांसपेशिया ऊतक का निर्माण करती है जिसे मायोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। यह एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, इसे हम लोग अपनी इच्छा से नहीं चला सकते हैं। ठीक है, जिसे व्यक्ति पूरी चेतना के साथ नियंत्रित नहीं कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन गति का मात्रक नहीं है? तो क्या नहीं है? मीटर स्क्वायर प्रति घंटा, ये नहीं होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति घंटा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे? गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो न्यूटन चचा दिए थे। ठीक है, किसने दिया था? तो न्यूटन चचा ने दिए थे। गति के 3 नियम भौतिक नियम हैं जिन्हें आइजैक न्यूटन द्वारा सर्वप्रथम अपने शोध प्रबंधन फिलॉसफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स, जो उनकी बुक थी, उसमें उन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, कब बुक प्रकाशित हुई थी? तो 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो प्रणोद, थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, किसी सतह के लंब वस्तु पर लगने वाला बल प्रणोद थ्रस्ट कहलाता है। यह आइजैक न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियमों द्वारा मात्रात्मक रूप से वर्णित एक अभिक्रिया बल है। बल और इसी प्रकार के थ्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली में न्यूटन के रूप में मापा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता? किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सापेक्षिक घनत्व। क्या हो जाएगा? सापेक्षिक घनत्व का जो कोई मात्रक नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण धातु का नहीं है? कौन सा एक गुण धातु का नहीं है? क्या नहीं है? तो उष्मा की कुचालता। धातु क्या? उष्मा की तो सुचालक होती है, तो कुचालता कहाँ से हो जाएगी? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है? एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। ठीक है, एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिकीय जो उसके केंद्र में रहता है उस घटक को क्या क्या बोलते हैं? तो वहाँ पे क्या रहता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर बौआते रहता है। ठीक है, अंदर में कौन सा रहता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, प्रोटॉन से ही जो है किसी परमाणु का जो है उसका परमाणु क्रमांक ज्ञात किया जा सकता है या दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ऋणायन कैसे बनते हैं? ऋणायन कैसे बनते हैं? जब हम बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, यानी संयोजन कर लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का संयोजन जो है ऋणायन कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का संयोजन जो है ऋणायन कहलाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, मैं इस सेशन को कंटिन्यू करूंगा आपके एग्जाम तक। ठीक है, जिस दिन एग्जाम स्टार्ट होगा यह सेशन उस दिन समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने किया था। विलियम हर्शेल ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है? स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है? तो बेसबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किसी राज्य में प्रसिद्ध है। कसीदा जो है एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू तथा कश्मीर में।
क्या हो जाएगा, जम्मू तथा कश्मीर में जो है कसीदा जो कढ़ाई है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द गोल्डन हाउस किताब के लेखक कौन है? द गोल्डन हाउस किताब के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। कौन है? सलमान रुश्दी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था? साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। कौन था? भारत था। ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। 30 दिसंबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता प्रदान करने वाला भारत पहला गैर साम्यवादी राष्ट्र बना था। 1 अक्टूबर 1949 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, के.एम. पनिकर को अप्रैल 1950 में चीन में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि जो है उसका किस नाम से उल्लेख किया गया है? तो यह किससे किया गया है? तो सालभोग। किससे? सालभोग। ठीक है, चोल अभिलेखों में निम्न प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। क्या क्या मिलता है? तो देखते हैं इसको। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, देवदान, मंदिरों को भेंट में की गई भूमि। ठीक है, साला भोग, किस? विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। ठीक है, विलन वगई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। ठीक है, पल्ली छंदम, जन संस्थाओं के दान में दी गई भूमि। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तिराप और नुआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? तिराप और नुआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल के मध्य हिमालय में स्थित है? कौन सा हिल स्टेशन जो है मध्य हिमालय में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग। देखते हैं इसको। शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग आदि जैसे अधिकांश हिमालयी पहाड़ियाँ जो है रिसोर्ट मध्य या निचले हिमालय में स्थित है। कल्हन एक लेखक थे। कल्हन एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में संस्कृत कविता लिखी थी। किन राजाओं के बारे में लिखी थी? तो कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखी थी। किन के बारे में? कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखी थी उन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद जो है वह ऋग्वेद से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। इसी तरह के मैं एग्जाम रिलेटेड टॉपिक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। धन्यवाद।